हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हो सब बहुत अच्छा, आपकी तरह से चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सीए पीएस बेनीवाल आज की क्लास में आप लोगों को कवर कराऊंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर के। मैं एक बार लिख देता हूँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर के 100% टीवाई के। और क्योंकि ये जो टीवाई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को इन टीवाई के से रिलेटेड कंसेप्ट का रिविजन भी कराऊंगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर के 100% टीवाई के प्लस उनसे रिलेटेड कंसेप्ट का रिवीजन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात और आपको बतानी थी। एक्चुअली ना, कल से मेरी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से ना मेरे गले में कुछ इशू आ गए हैं। तो इसकी वजह से बेटा मेरी आवाज में आपको भारीपन लग सकता है, तो प्लीज आप उसको मैनेज कर लेना। जी सर, हम उसको मैनेज कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आइए मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। उससे पहले आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है साहब जो एक पार्टी के लिए क्या फाइनेंशियल असेट है और दूसरी पार्टी के लिए क्या है आइदर फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। ध्यान देना, एक पार्टी के लिए क्या फाइनेंशियल असेट, दूसरी पार्टी के लिए सर क्या है आइदर फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। ठीक। अब जो फाइनेंशियल असेट होती है तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है साहब, क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई सर हम तीन तरीके से करते हैं, या तो फाइनेंशियल असेट आपका डेट इंस्ट्रूमेंट बनेगा, फाइनेंशियल असेट या आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनेगा, या सर आपका डेरिवेटिव बनेगा। फाइनेंशियल असेट डेट इंस्ट्रूमेंट कब बनेगा, जब इशू करने वाले के लिए सर वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है, तो आपके लिए क्या बन जाएगा फाइनेंशियल असेट डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक। अगर इशू करने वाले के लिए सर वो क्या है, इक्विटी है, तो सर आपके लिए क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल असेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। इसमें सर एक एक्सेप्शन भी होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है सर वो फाइनेंशियल असेट को हेल्ड फॉर ट्रेडिंग रखना सब, तो उसके लिए आपके लिए क्या क्या बन जाएगा सर, वो आपके लिए डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक। इसके बाद सर अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर फाइनेंशियल असेट आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है तो फिर आपको ना उसका मेजरमेंट करना पड़ता है। उसके मेजरमेंट के तीन मेथड होते हैं, कौन कौन सा, एमोटाइज कॉस्ट मेथड, एफईटीओसी और एफईटीपीएल। ठीक। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आपकी फाइनेंशियल असेट डेट इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उस पर एमोटाइज कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं तो आप इनिशियली उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे सर, इनिशियली आप रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू। ठीक। और अगर आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। कहता साहब आप ये देखिए कि जो आपकी फेयर वैल्यू आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है। सर हमने ना जो फेयर वैल्यू है वो एज पर इंडेस 113 लेवल 1 के हिसाब से आइडेंटिफाई किया है। अगर आपने फेयर वैल्यू को आइडेंटिफाई किया है एज पर इंडेस 113 लेवल 1 के हिसाब से, तो सर जो डिफरेंस होगा ट्रांजैक्शन प्राइस और आपका फेयर वैल्यू में, सर वो आपका डिफरेंस कहां जाएगा, सर आपका डिफरेंस पी&ल अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर सर आपने फेयर वैल्यू को आइडेंटिफाई किया है आइदर बाय यूजिंग लेवल 2 और लेवल 3, तो सर जो भी आपका डिफरेंस आएगा बिटवीन ट्रांजैक्शन प्राइस एंड इनिशियल फेयर वैल्यू, तो उस केस में देखिए आप रिकॉर्ड किस पे करेंगे, इनिशियल फेयर वैल्यू पे। तो जो भी आपकी सर फेयर वैल्यू आपने आइडेंटिफाई किया, अगर वो लेवल 2 या लेवल 3 के हिसाब से किया एज पर इंडेस 113, तो उस केस में ट्रांजैक्शन प्राइस और जो आपकी फेयर वैल्यू है उसका जो डिफरेंस आएगा सर, उस केस में सर वो आप चेक करेंगे कि क्या वो असेट के डेफिनेशन क्वालिफाई करता है। यस, तो आप उसको रिस्पेक्टिव इंडेक्स के हिसाब से असेट रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर वो असेट के डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करता सर, तो आप उस डिफरेंस को कहां लेके जाएंगे, पी&ल अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक। अगर एक कंपनी सर एम्प्लॉय को लोन दे देती है, तो सर अगर इस केस में आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए क्या बन गया सर, ये फाइनेंशियल असेट बन गया, क्योंकि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करने का राइट आता है। ठीक। सेकंड, अगर आप एम्प्लॉय को लोन देते हो और जो लोन दिया सर आपने, आप उसे हेल्ड करेंगे कब तक, टिल मैच्योरिटी डेट तक, और उससे सर आप कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव करेंगे इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो इस केस में सर आपका एमोटाइज कॉस्ट मेथड लगेगा। ठीक है। अब एमोटाइज कॉस्ट मेथड अगर लगेगा तो आप इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे सर, आप रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पे। इन केस सर अगर आपका जो ट्रांजैक्शन प्राइस रहा है, इट मींस क्या कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय को जो लोन दिया है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना देके किसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, इट मीन सर आप एम्प्लॉय को इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हैं साहब। तो इस केस में आप क्या करेंगे, लेवल 2 के हिसाब से सर आप फेयर वैल्यू निकालेंगे। अगर आप लेवल 2 के हिसाब से फेयर वैल्यू निकालते हैं तो जो भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आएगा, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। सर अगर आप एम्प्लॉय को लोन देते हैं तो जो भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आएगा, आप उसे क्या करेंगे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी सर पीवी निकालेंगे, और वो जो पीवी बनेगी सर वो उसकी फेयर वैल्यू बन जाएगी, और आप इनिशियली उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। अब ये सर जो आपने फेयर वैल्यू निकाली है सर, ये लेवल 2 के हिसाब से निकली है, तो इस केस में सर क्या आएगा, जो फेयर वैल्यू है मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो बाय यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, तो जो आपकी पीवी आई है, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई है, जो सर फेयर वैल्यू आई है, वो सर लेवल 2 के हिसाब से आई है, और जो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है सर उसके साथ जो डिफरेंस है सर, आप उसे क्या करें, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि वो असेट के डेफिनेशन प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट के रूप में क्वालिफाई करते। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए प्लीज ये बात सब बच्चों के साथ शेयर कर दो। नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए 2 कंप्लीट एफआर के टेस्ट, एफआर के कंप्लीट सिलेबस के 2 टेस्ट मैं लेने वाला हूं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। इसका शेड्यूल मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ठीक।
आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी सर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको 10 to 20 सेकंड दूंगा, ताकि आप एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ लें और उसके बाद फिर हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम दूंगा तो मेक श्योर कि आपने एक बार मेरे से पहले क्वेश्चन पढ़ लिया हो, क्योंकि ये जो बैच है ना, ये रिविजन पर्पज के लिए है। इट्स नॉट एनी रेगुलर कोर्स और इट्स नॉट फास्ट ट्रैक कोर्स। तो मेरी जो बोलने की स्पीड रहती है यहाँ पे वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं आपको पढ़ने का टाइम दूंगा क्वेश्चन को, तो आपने पहले क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट पढ़ना है। अगर टाइम कम लग रहा है आपको तो आप वीडियो को पॉज करके सर एक बार पहले कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा सर क्वालिटी के साथ आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1, टेक 10 to 15 सेकेंड, जल्दी पढ़िए सर। आइए मिलके पढ़ते क्वेश्चन। और हाँ, पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन, बट हम इस चीज को फॉलो करेंगे। आई मीन टू से आप जितने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने अच्छे से सर आप आंसर भी लिख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सब कुछ तो क्वेश्चन में होता है ना, हमें उसी के बेस पे सर क्या करना होता है, आंसर करना होता है, ठीक। चलिए, एज पार्ट ऑफ स्टाफ वेलफेयर मेजर वाई कंपनी लिमिटेड हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू लेंड टू इट्स एम्प्लॉय सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। सर कंपनी ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया अपने एम्प्लॉय को कि वो क्या करेगी, लोन देगी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से स्टाफ वेलफेयर मेजर के लिए, ठीक है। मतलब स्टाफ वेलफेयर मेजर का एक पार्ट है, उसमें उसमें लोन भी देना साहब, ठीक। द अमाउंट लेंट आर टू बी रिपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना साहब, जो अमाउंट है ना वो आपने वापस करना, मतलब एम्प्लॉय ने वापस करना है इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब ये जो इंस्टॉलमेंट वर्ड है, क्या ये इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को कवर करता है या सिर्फ प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, एक बार देख लेते हैं। फॉर प्रिंसिपल, देखिए सर उसने बोल दिया प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप जो भी लोन देंगे एम्प्लॉय को, मान लो आपने 100 रुपीज का लोन दिया, ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या करेगा सर, उसे अगले 5 साल के अंदर बराबर पे करेगा एलोंग विद इंटरेस्ट। और सर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर सर वो क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना है, 5%, ठीक। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर कंपेरेबल लोन, ओके। इसका मतलब सर आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं, तो सर वो जो बेनिफिट है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, आपके लिए सर वो स्टाफ कॉस्ट बन जाएगा। और इनिशियल लेवल पे सर उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, ठीक। वाई लेंड रुपीज 16 लाख टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 जनवरी X1। आइए मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं। आपने 1 जनवरी X1 को एम्प्लॉय को 16 लाख का लोन दिया, जिसे एम्प्लॉय क्या करेंगे, पे कर देंगे। कितने साल में, 5 साल में। तो कैसे कैसे वो पे करेंगे, 31 दिसंबर X1 को 320, 31 दिसंबर X2 को 320, X3 को 320, X4 को 320 और X5 320। और साथ में सर वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट का सर जो रेट रहेगा वो 5% रहेगा। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, अगर आपसे पूछे ईयर 1 पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, 16 लाख माइनस 320। लेकिन सर जो इंटरेस्ट पे हुआ होगा वो, क्योंकि एम्प्लॉय ने पूरे साल लोन को यूज किया, तो वो पूरे साल के पैसा यूज करने के बदले में क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हमारे लिए होगा सर वो 16 लाख का 5% कितने से आएगा, 80, ठीक। नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितने से आएगा सर, 16 लाख माइनस 320 की पेमेंट हो चुकी है सर, 1280 का 5%, 64, ठीक है, माइनस 320 आएगा सर ये 960 इंटू 5%, 48। तो उसके बाद सर 640 का आएगा इंटू 5%, 32,000 और 16,000। तो जो कंपनी के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आएंगे ये तो उसको पे करना पड़ेगा, हाँ जी। जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आएंगे वो कितने से आएंगे सर, 4 लाख। आपका आ जाएगा 384, ये आएगा सर आपका 368, 352 और लास्ट वाला आएगा 336। अब 10% के हिसाब से सर हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे और उसके बेस पर सर क्या करेंगे, पीवी निकालेंगे। तो जो पीवी आएगी सर वो आएगी फेयर वैल्यू ऑफ द लोन, जिसको हम लोन के रूप में रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसे प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में रिकॉर्ड कर लेंगे और प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट को क्या करेंगे, ओवर द पीरियड सर एमोटाइज कर देंगे, ठीक है। चलिए, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट एज लेट डाउन इन इंड AS 109,
You are required to record the entry for the year ended 31st December X1 for the transaction and also compute the value of the loan initially to be recognized and amortized cost for all subsequent year. देखिए, अगर आपकी फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट है और आप एमोटाइज कोस्ट मेथड फॉलो करते हैं तो इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करेंगे सर? फेयर वैल्यू पे, ठीक है। और हाँ, अगर कोई ट्रांजेक्शन कोस्ट है कैपिटलाइज कर देंगे और सर सब्सिक्वेंटली हम लोग क्या करेंगे सर? एमोटाइज कोस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए सर, हर साल उसे क्या करेंगे सर? हम अनवाइंडिंग करेंगे एज ए फाइनेंस इनकम के रूप में, और जो भी सर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो उससे उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है सर, एक तो आपसे इनिशियल एंट्री मांगते हैं। इनिशियली हम एंट्री क्या करेंगे सर? इनिशियली हम एंट्री करेंगे स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट किसके बराबर सर? इतने अमाउंट के सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो उसकी जो पीवी आएगी। ये देखिए सर, डिस्काउंट फैक्टर उसने दे दिया 10% के हिसाब से, तो हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बेटा मैंने ना साथ में सोल्यूशन भी लगा दिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह इन सोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है, हम एक लेवल तक सोल्यूशन भी कैलकुलेट करा करेंगे आपको, और उसके बाद सर सोल्यूशन रेफर कर लेंगे। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे होंगे और मेरे साथ साथ सर आप सोल्यूशन भी साथ साथ सोल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सर, ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आ गए। हाँ जी सर, ये डिस्काउंट फैक्टर आ गया, तो सर ये पीवी आ गई। अब आपने इनिशियली क्या एंट्री करनी है? स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट 14,06,272 टू बैंक अकाउंट 16 लाख और प्रीपेड स्टाफ कोर्स सर बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक सर। अब आप क्या करेंगे सर? 5 साल के लिए इसे अनवाइंडिंग करेंगे और जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो सर उसे हर साल क्या करेंगे? रिड्यूस करते रहेंगे। तो इनिशियली सर कितना आएगा? 14,06,272, और आपका जो इंटरेस्ट इनकम आएगी, फाइनेंस इनकम आएगी सर, वो आ जाएगी आपके 10% के हिसाब से इंटू 10%, ठीक। इसको हम ऐड कर देंगे और इसमें सर क्या माइनस कर देंगे? जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है पहले साल का 4 लाख है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो सर ऐसे हम क्या करेंगे? इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे और आखिरी जो इंटरेस्ट आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्योंकि सर अगर हल्का फुल्का राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है तो हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग फिगर में से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बात और समझने वाली है, अब हमें और क्या एंट्री करिए। देखिए सर, इनिशियली एक ही एंट्री होगी। अब हमें ईयर एंड पे सर क्या करना पड़ेगा? पहले फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? हम एंट्री पास करेंगे दो अल्टरनेटिव 1, स्टाफ लोन टू फाइनेंस इनकम, बैंक अकाउंट टू स्टाफ लोन। सर स्टाफ लोन टू फाइनेंस इनकम आ जाएगी किससे? इंटरेस्ट अमाउंट से, और बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टाफ लोन कितने से आएगा सर? 4 लाख से। या हम नेट एंट्री पास कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख से टू फाइनेंस इनकम सर 140627 से, और टू सर स्टाफ लोन कितने से आएगा? इन दोनों का नेट आ जाएगा सर, वो अमाउंट आएगा 259373 से, ठीक है। चलिए अब इन्होंने सर क्या कर रखा? यहां पे एक एंट्री कम पास करके, तो एक एंट्री और मैं आपको पास करा देता हूं सर। ये इंटरेस्ट इनकम के नाम से आएगा, प्लीज इसे ठीक कर ले, ये आई थिंक प्रिंटिंग एरर है। और यहां पे एक एंट्री करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टाफ लोन। एक बार प्लीज जल्दी से इस एंट्री को लिखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसको ठीक कर ले इस एंट्री। चलिए इसके अलावा सर हमें क्या करना पड़ेगा? जो अपना प्रीपेड स्टाफ कोस्ट है उसे ओवर द पीरियड एमोटाइज करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे? स्टाफ कोस्ट अकाउंट टू प्रीपेड स्टाफ कोस्ट। तो यहां पे सर हम क्या करेंगे? उसे इक्वल डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 193,728 डिवाइड बाई 5, ठीक। चलिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सर पहले साल की एंट्री थी, हमने पास कर ली। सेकंड रिक्वायरमेंट सर क्या थी? आपको हर साल सर इंटरेस्ट इनकम निकालनी, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपके डेट रिस्ट्रक्चरिंग के हैं, एक बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं सर, पहले एक बार ना हल्का सा आपके साथ डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सप्लेन करता हूं, और उसके बाद सर फिर हम लोग क्या करेंगे? लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 2 जो है वो लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सर क्वेश्चन 3 से पहले हम लोग क्या करेंगे? बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, ठीक। आइए, डेट रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली होता क्या है? देखिए सर, जब लेंडर ने बोरोवर को लोन दिया था, ठीक है, ठीक जी सर, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा सर? कुछ टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हुई होगी, इंक्लूडिंग पेमेंट टर्म एंड कंडीशन, ठीक। सर एक डेट के बाद क्या होता है? जो पेमेंट की टर्म एंड कंडीशन है उसमें चेंज आ जाता है। तो अगर उसमें चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? डेट रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। सर उसमें चेंज के 4 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन सर, बोरोवर रिक्वेस्ट करता कि साहब मैं अभी ना फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हूं, मैं पेमेंट बाद में करूंगा, और लोन देने वाली पार्टी एग्री हो जाती। दूसरा रीजन सर, जिसने लोन ले रखा था वो रिक्वेस्ट करता साहब अपने पास खूब सारे पैसे आ गए, आप पहले पैसे ले लो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तीसरा सर, लेंडर रिक्वेस्ट कर सकता है कि साहब थोड़ा पैसे पहले दो तो मेरे को नीड है। चौथा, लेंडर को लगता है साहब कि अभी जो पेमेंट आ रही है ना उसकी नीड नहीं, उसे वो डेफर कराना चाहता है। तो सर ये टोटली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन हाँ, अगर आपने क्या किया साहब, जो लोन की पेमेंट की इनिशियल टर्म एंड कंडीशन थी, अगर उसके अंदर चेंज आ गया तो सर आपके लिए क्या बन गया? डेट रिस्ट्रक्चरिंग बन गया, ठीक। बड़े आराम से मेरी बातें सुनना।
अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग में सर दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, कौन कौन, एक बोरोवर एक लैंडर। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं साहब, बोरोवर के पॉइंट से, बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ना पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे कि अगर हमें नीड हुई तो क्वेश्चन 3 में दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। बोरोवर के पॉइंट से सर हमें क्या करना होता है, या तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग अप्लाई होती है या सर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अप्लाई होती है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ता है साहब, एक टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट क्या करना पड़ता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की डेट है, उस डेट रिस्ट्रक्चरिंग की डेट पे हम पहले कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, जो अभी टर्म एंड कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से, ठीक है जी सर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस डेट पे सर जो भी न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो होंगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू बाय यूजिंग, ध्यान देना सर, बाय यूजिंग ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट के साथ सर हम लोग क्या करेंगे, उन सब की पीवी निकालेंगे, ठीक है। और यहां पे सर एक अमेंडमेंट भी आई है, और अमेंडमेंट क्या है कि आपने, बल्कि अमेंडमेंट में क्या क्लैरिफिकेशन आई है सर, कि यहां पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको भी सर आपने क्या करना, कंसीडर करना है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू कैरिंग अमाउंट, मतलब जो न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो उसमें सर आपने क्या करना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इन्वॉल्व करनी, ठीक है। तो अब जो ओरिजिनल डिस्काउंट रेट के हिसाब से सर जो भी पीवी आएगी उसको कंपैरिजन करना सर आपने किससे, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से। अब जो डिफरेंस आया है, अगर वो सर ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट के हिसाब से, मतलब जो आज कैरिंग अमाउंट आ रहा है उसके हिसाब से सर, ओरिजिनली मैं बोलूंगा ऑन द डेट ऑफ, जिस दिन सर आपका क्या हुआ है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, उस डेट पे सर जो भी डिफरेंस आया है, अगर वो डिफरेंस सर आपका जो कैरिंग अमाउंट उस डेट पे उसके कंपैरिजन में 10% या उससे ज्यादा है, तो सर आप एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगाएंगे, ठीक है। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या करते हैं सर, जो पुराना लोन से खत्म कर देते हैं और नए लोन को सर क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, और जो डिफरेंस होता है सर उस डिफरेंस को क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट में लेके चले जाते हैं, ठीक है। चलिए सर, लेंडर के पॉइंट ऑफ से हमें बिल्कुल कोई भी टेस्ट वगैरह कुछ नहीं करना होता, हम सिर्फ क्या करेंगे सर, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट के बेस पे नए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की पीवी निकालेंगे, और सर उसका कंपैरिजन सर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट के साथ कंपैरिजन करेंगे, और जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को सर पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। लेकिन अगर इनिशियल लेवल पे सर कोई भी डिफरेंस आपने ऑलरेडी कोई असेट वगैरह रिकॉर्ड कर रखी थी किसी रिस्पेक्टिव इंडेक्स के हिसाब से, तो सर हम उसके साथ उसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक बार आपको एक उसमें से एक हल्का सा पॉइंट पढ़ाता हूं, क्योंकि बोरोवर के पॉइंट से बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करके बैठे होते हैं, लेकिन हाँ लैंडर के पॉइंट से सर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में गैप रखते हैं। तो मैं आपको एफ आर क्विकर से पॉइंट पढ़ा देता हूं एक बार ना। देखिए, डेट रिस्ट्रक्चरिंग में बोरोवर के केस में सर हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, फाइंड आउट द पीवी ऑफ न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हालांकि इस पर क्लैरिफिकेशन भी आ गया अपना, बाय यूजिंग ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, कंपेयर सच डिफरेंस विद स्टेप 1, ठीक है। और अगर ये डिफरेंस 10% या उससे ज्यादा, तो सर हम क्या करें, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे, अदरवाइज सर क्या होगा, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन लैंडर के केस में सर देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट रिवाइज कैरिंग अमाउंट बाय यूजिंग रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, compare with original carrying amount and any difference shall be transferred into P&L, SPL मतलब statement of P&L, or treated under any other index in case any fair value difference recognized at the time of initial recognition। हाँ, अगर कोई डिफरेंस सर आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा था, जैसे मान लो अपने एम्प्लॉय को लोन दे रखा है और वहाँ पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, तो आपने इनिशियली क्या किया होगा सर, आपने इनिशियली अपना प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट रिकॉर्ड किया होगा, तो सर अब जो डिफरेंस आएगा उसके साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे। सर मान लो पूरा डिफरेंस खत्म हो जाता, फिर बेटा जो डिफरेंस आएगा उसके अलावा वो P&L अकाउंट में चले जाएगा, लॉजिक के साथ, ठीक। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कई बच्चों को ना ये कंफ्यूजन रहती है, कंफ्यूजन क्या मैं बोलूंगा, क्लैरिफिकेशन गैप रहता है। उन्हें लगता है कि जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है उसमें केवल तभी हो पाएगा जब बोरोवर को लिक्विडिटी इशू आएगा। नहीं सर, लिक्विडिटी इशू अभी आ सकता है सर, लैंडर डिमांड कर सकता है, या सर बोरोवर पहले पेमेंट करना चाहे तो वो केस में सर यहाँ पे कवर होगा। सीधी सी बात एक ही निकल के आती है कि जो आपने पेमेंट की इनिशियल टर्म एंड कंडीशन डिसाइड की थी, अगर उसके अंदर चेंज आ गया साहब, तो आपके लिए क्या बन गया, डेट रिस्ट्रक्चरिंग बन गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, टेक 30 सेकेंड, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, और एक बार आप आराम से देखिए, और मैं आपको फिर से यही बोलूंगा कि एक बार आपको वीडियो को पॉज करके कंप्लीट क्वेश्चन आराम से पढ़ना चाहिए, ठीक है। आइए मिलके पढ़ते क्वेश्चन। डब्ल्यू कंपनी लिमिटेड हैज ए पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड लोन टू इट्स एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग और बिल्डिंग हाउसेज। सर कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉय को लोन दे रही है कि आप उस लोन से क्या कर सकते हैं, या तो घर बना लो या खरीद लो। मिस्टर एक्स who is executive assistant to the CEO of W Company Limited took a loan from the company on the following term. Principal amount 10 लाख। सर मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपए का लोन दिया गया है। इंटरेस्ट रेट 4% फॉर द फर्स्ट 4 लाख एंड 7% फॉर द नेक्स्ट 6 लाख। देखिए जो ये 10 लाख है, इसमें जो ब्याज लिया जाएगा उसके 2 हिस्से करके लिए जाएंगे।
पहले 4 लाख पे 4% इंटरेस्ट मतलब 16,000 और 6 लाख पे 7% मतलब आ जाएगा आपका 42, तो 58,000 आपका इंटरेस्ट लिया जाएगा अगर मान लो बीच में कोई रिपेमेंट वगैरह नहीं हुई। ठीक है, चलिए स्टार्ट डेट सर 1 जनवरी है, टेन्योर 5 ईयर है। प्री पेमेंट सर एम्प्लॉय को ऑप्शन दे दिया कि वो चाहे तो सर पूरा या एक अमाउंट सर प्री पेमेंट के रूप में कर सकता है। ठीक है, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन शैल बी रिकवर्ड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड विल बी फर्स्ट अप्लाई टू 7% इंटरेस्ट बेरिंग प्रिंसिपल। ओके, वो ये कह रहा है सर जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ध्यान देना, जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से रीपे करेगा एम्प्लॉय, और उसमें पहले 7% वाला रीपे होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साहब, जैसे मान लो आपका पहले साल का जो ब्याज आएगा वो 58,000 आएगा, सेकंड ईयर सर वो 2 लाख रुपए पे कर चुका होगा फर्स्ट ईयर के एंड में, तो जो सेकंड ईयर में यूज हुआ होगा अमाउंट बाई एम्प्लॉय वो 8 लाख हुआ होगा, उसमें से 4 लाख में सर जो इंटरेस्ट आएगा सर वो आएगा आपका 7% 28 और 16,000, तो सर ये आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा सर आपका जो इंटरेस्ट आएगा 44 आ गया ना। हाँ जी सर, बट एक बार कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होती है लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेटर की मदद लेता हूँ। उसका रीज़न क्या होता है कि ऐसे कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक वगैरह ना हो। तो आप एग्जाम में बेटा आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग हो, मैं आपको स्ट्रांगली इस बात के लिए रिकमेंड करूंगा कि आपने क्या करना सर, कैलकुलेटर से चीज़ें सोल्व करके देखनी। ठीक है, द एक्रूड इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन एनुअल बेसिस। ओके, वो हर साल इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि आपने एम्प्लॉय को लोन दे दिया और जो इकट्ठा इंटरेस्ट वो 5 साल के बाद पे होगा, तो सर वहां पे हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में सारा इंटरेस्ट एक साथ पे करेंगे साहब। ठीक है, चलिए मिस्टर एक्स मस्ट रिमेन इन सर्विस टिल द टर्म ऑफ द लोन एंड। ठीक, वो सर जो लोन की टर्म है वहां तक सर वो सर्विस में रहेगा। तो सर इससे हमें क्या मदद मिलेगी, जो इनिशियल लेवल पे सर आपकी प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट रिकॉर्ड होगी उसे एमोटाइज करने में सर हेल्प मिलेगी, उसे हम ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर एमोटाइज कर देंगे। ठीक है, द मार्केट रेट ऑफ ए कंपेरेबल लोन अवेलेबल टू मिस्टर एक्स इज 12% पर एनम। ओके, मार्केट में सर जो इस तरह का लोन है वो 12% पर एनम के हिसाब से मिलता है। इसका मतलब सर ये क्या आ जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर हम लोग क्या करेंगे 12% के हिसाब से कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जो भी सर आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी सर वो आपके लिए क्या बन जाएगा, स्टाफ लोन बन जाएगा। बाकी सर आपके लिए प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट आ जाएगा जो आपने अमाउंट पे किया, दैट इज आपका ट्रांजैक्शन प्राइस, और सर जो लेवल 2 के हिसाब से आपने फेयर वैल्यू निकाली दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, तो उसका जो डिफरेंस है प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट के रूप में आ जाएगा। ठीक, फॉलोइंग टेबल शो द कॉन्ट्रेक्चुअली एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम द लोन गिवन टू मिस्टर एक्स। ये लो जी, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भाई साहब आपने ना कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो निकालना नहीं बल्कि मैं आपको खुद कैलकुलेट करके दे रहा हूं। इनिशियली 10 लाख का लोन दिया, ये रीपेमेंट होगी, ये इंटरेस्ट आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया, तो आपका सर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टोटल इसने करके नहीं दिया, तो हम टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो यहां लिख लेते हैं। आपने क्वेश्चन में नहीं, आपने आंसर में लिखनी वो चीज। ठीक, तो सर ये आ जाएगा आपका 258, 244, 230, 216, 2,08,000। ठीक है, चलिए मिस्टर एक्स प्रीपेड 2 लाख ऑन 31 दिसंबर एक्स टू। ओके सर, सेकेंड ईयर में उसने 2 लाख रुपए और पे कर दिए इस 244 के अलावा, तो सर आपके लिए क्या बन गया, ये सर आपके लिए बन गया डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग में सर अब क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया, अगर बोरोवर मतलब एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया, हालांकि एम्प्लॉय के ऊपर इंडेस अप्लाई नहीं है, मान लो 1 मिनट के लिए सर कि बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता, तो हम लोग क्या करते, फिर हम चेक करते सर पहले टेस्ट करके कि आप इसके इस केस में एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। लेकिन अगर सर ये लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया तो सर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की डेट है उस पर अपना कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, और जो रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है उसके हम लोग क्या करेंगे सर, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। और सर नए जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की पीवी आएगी सर उसको हम लोग एज ए न्यू लोन रिकॉर्ड कर लेंगे, पुराने कैरिंग अमाउंट को सर हम हटा देंगे, और जो डिफरेंस आएगा प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, अगर प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में एडजस्ट होने के बाद भी बैलेंस बचता तो उसको हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए मिस्टर एस प्रीपे 2 लाख ऑन 31 दिसंबर एक्स टू, रिड्यूसिंग द आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रिंसिपल एज एट द डेट टू 4 लाख। ठीक सर, अब ये इसके बाद के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो दिखा दिया आपको। देखिए 31 दिसंबर को सर ये अमाउंट सेम आ गया, x1 को 2 को सर 2 लाख पे होना था, 28 16 होना था, अब 4 लाख पे हो गया। ठीक है, 2 लाख आ गया, 16 8 आ गया। ठीक, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द व्हील कंपनी लिमिटेड कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एस 109। सर आपसे ना इंड एस 109 के हिसाब से एंट्री मांगेगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल डेट पे 1 जनवरी x1 पे क्या करेंगे, जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है
डिस्काउंट फैक्टर 12% यूज करके सर इनकी पीवी निकालेंगे, और जो पीवी निकल के आएगी सर वो आपकी फेयर वैल्यू ऑफ द लोन आ जाएगा सर, दैट इज अंडर लेवल 2 ऑफ इंड AS 113। तो इस केस में सर हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस हो प्रीपेड स्टाफ कोस्ट के रूप में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये वाला जो कैलकुलेशन पार्ट है बेटा ये मैं आपको डायरेक्ट आंसर से करा देता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अपना है 2। ये देखिए सर इनिशियल लेवल पे सर आपका 843878 लोन की फेयर वैल्यू आ गई, और 156121 सर आपका प्रीपेड स्टाफ कोस्ट आ गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट कितने से, एक सेकंड, इसने एंट्री आगे पास कर रखी, अच्छा ये कर रखी, ठीक है, नहीं तो फिर हम एंट्री पास करके दिखाते। ये बेटा वर्किंग नोट में बनाने हैं आपने ना, तो ये वर्किंग नोट आपका 1 बन जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ, आप इसका हेडिंग क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय लोन या स्टाफ लोन ओब्लिक पीवी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एज एट 1 जनवरी X1। एक बार जल्दी लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, स्टाफ लोन अकाउंट डेबिट प्रीपेड स्टाफ कोस्ट बैलेंसिंग फिगर, वो आपका आ जाएगा 156121, और टू बैंक अकाउंट। आइए ये हमने सर एंट्री पास कर दी है। अब सब्सिक्वेंटली क्योंकि सर ये स्टाफ लोन है आपका, तो आपको सब्सिक्वेंटली क्या करना पड़ेगा सर, इसे मेजर करना पड़ेगा एमोटाइज कोस्ट। तो उस केस में सर आप क्या करेंगे, हर साल इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे 12% के हिसाब से इस लोन को बेस लेके। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो से रिड्यूस करेंगे। ठीक, तो हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, द एमोटाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, एमोटाइजेशन शेड्यूल लिख सकते हैं, या कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस इनकम ऑन लोन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, ये देखिए इसे मैं कैलकुलेट करा देता हूं पूरा। अपना लोन अमाउंट कितने से है, 843878। हम टेबल बनवा दें क्या, जी सर टेबल बना लेते हैं, चलिए यहाँ बना लेते हैं। 31 दिसंबर X1 X2 X3 X4 X5 843878। ठीक है सर, आपका 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 101,265, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है 258 के। ये आ जाएगा 687,143 687,143 82457। ये आ जाएगा सर 244 से 525 601। उसके बाद हालांकि इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ते हुए यही आपको पता लग गया कि 31 दिसंबर X2 को उसने 2 लाख की प्री पेमेंट कर दी। तो चाहो तो आप सर टेबल यहां तक बना सकते हो, लेकिन हम एक बार टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी सर, 525 ये 1 राउंडिंग को सॉरी 0 लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू 12% 63072 358,672 358,672 इंटू आपका 12% 43041, और ये आ जाएगा आपका 216, 185,713 185,713 28 की पेमेंट, ट्रिपल 287 बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी फाइनेंस इनकम है एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको
लिख लीजिए आप, 10-20 सेकंड लेके एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, 31 दिसंबर X1 को हम अब क्या करेंगे सर, हम एम्प्लॉय को बोलेंगे साहब अपनी पेमेंट कर दो, ठीक है। तो इस टाइम पे हम 2 एंट्री पास कर सकते हैं। एक एंट्री स्टाफ लोन या एम्प्लॉय लोन, जो भी हमने डिस्क्रिप्शन रखी है, टू सर फाइनेंस इनकम, और फिर बैंक या जाए टू फाइनेंस इनकम इस अमाउंट से, और फिर बैंक अकाउंट है टू सर स्टाफ लोन के 258 से। एक तरीका और है सर, हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट है 258 से, टू फाइनेंस इनकम आएगा 101,265 से, 156,735 ये आ जाएगा सर टू स्टाफ लोन, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगा, ठीक। चलिए सर, एक एंट्री और हमें क्या करनी पड़ेगी, जो हमने प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट रिकॉर्ड किया था उसको सर एमोटाइज करना पड़ेगा। स्टाफ कॉस्ट टू प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, उसका जो अमाउंट आएगा सर, वो अमाउंट आपका आ जाएगा, हमारा लोन का अमाउंट कितने से था, 843,872, तो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट था 156,121 डिवाइड बाई 5, 31224। आइए मैं सेकेंडरी की एक बार आपको एंट्री टैली करा देता हूँ। 31 दिसंबर अपना X1 मतलब फर्स्ट ईयर के एंड की एंट्री पास करा देता हूँ आपको, मैं एक बार टैली करा देता हूँ। ये देखिए सर 31224, ठीक है। ऐसे सर हम लोग क्या करेंगे, 31 दिसंबर X2 को भी एंट्री पास करेंगे, क्योंकि वहां तक हमें सर पूरे पैसे मिले। उसके बाद सर एक्स्ट्रा पैसे मिलकर डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उसके बाद की बात करेंगे सर। ये एंट्री सर हम थर्ड ईयर में पास कर लेंगे। देखिए 244 हमें अमाउंट मिला है, जिसमें से ये वाला अमाउंट 82,457 सर इंटरेस्ट इनकम के रूप में, और बैलेंस सर आपका लोन टू एम्प्लॉय के रूप में। और सर ये अपना प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट हम क्या करेंगे, एमोटाइज कर देंगे, ठीक है। आइए एक बार हम यहाँ पे अब रुकेंगे, और यहाँ पे देखिए सर अपना जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा वो आ रहा होगा ये 525,600 या 601 राउंडिंग ऑफ की वजह से, ठीक है। चलिए साथ में सर यहाँ पे अपना जो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट आ रहा होगा वो कितने अमाउंट से आ रहा होगा सर, वो आ रहा होगा 93,678 के हिसाब से सर, ये प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन में लेके चलता हूं, आप बड़े ध्यान से अपना क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है साहब 31 दिसंबर X2 को आपने क्या किया, 2 लाख रुपए और पे कर दिए। अब सर ये आप पे कर चुके हैं, अब इसका मतलब सर क्या है, आपकी पेमेंट टर्म्स यहाँ पे चेंज होगी। अब पेमेंट टर्म्स अगर चेंज होगी है तो ये जो 2 लाख है ये सर जिसपे 7% इंटरेस्ट था पहले उसकी रीपेमेंट होनी है, तो वो वाला आ गया, ठीक है। अब सर 4 लाख बच गया। अब अगले साल सर आपको 2 लाख मिलेगा, प्लस सर 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा 4% के हिसाब से 216, और 2 लाख उससे अगले साल, और प्लस सर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 8,000, ठीक है। तो 2 कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो बच गए इसके बाद, और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी एक बार उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 3 बनेगा। एक बार इनका सोल्यूशन देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने कैसे कर रखा, अदरवाइज हम अलग से आपको टेबल बनवा देंगे। ये बिल्कुल ठीक है सर, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू कैरिंग वैल्यू, ठीक है, ओब्लिक, इसको वर्किंग नोट नंबर हम 3 का नाम देंगे। ओब्लिक आएगा कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो बाय यूजिंग ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, ठीक है जी सर। ये देखिए सर, ये आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आ गए 216, और ये सर ये आपका न्यू कैरिंग अमाउंट आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपना एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है और जो न्यू कैरिंग अमाउंट है उसके डिफरेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। देखिए क्या ये जो कैरिंग अमाउंट अपने पास आया है, क्या ये बिफोर रिसीविंग ऑफ 2 लाख आया, यस सर। तो जब हम लोग 2 लाख रुपए को रिसीव करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए से, टू क्या करें सर, एक तरीके से क्या हुआ, लोन की रिकवरी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, टू स्टाफ लोन कर देंगे, ठीक है। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई भी आपका डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है, तो उस केस में सर, लेंडर के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो न्यू कैरिंग अमाउंट है सर वो अपना नया लोन बन जाता है, और जो ऑन द डेट ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है उसको हम बुक से हटा देते हैं, डिफरेंस सर पीएनएल अकाउंट में चला जाता है। लेकिन अगर मान लो ऑलरेडी इनिशियल डेट पे कोई आपने डिफरेंस वगैरह रिकॉर्ड करके, तो हम उसके साथ एडजस्ट करेंगे। आइए मैं आपको उसका लॉजिक समझाता हूं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, फिर मैं इसकी एंट्री आपको पास करके दिखाऊंगा। देखिए आप बड़े आराम से सोचना, आप एक कंपनी हो, आपने अपने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है।
अब जो भी सर पैसे की रिकवरी होगी, ठीक है, क्या वो लोन की रिकवरी होगी? सर बिल्कुल लोन की रिकवरी होगी। अब मैं इस बात को थोड़ा सा और मॉडिफाई तरीके से बोलने की कोशिश करता हूं। आपने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया, उसका एक हिस्सा सर एम्प्लॉय बेनिफिट के रूप में दे दिया। अब बात समझे, आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को लोन दिया और उसका एक पार्ट सर आपने क्या किया, एम्प्लॉय को बेनिफिट के रूप में दे दिया। तो जो रिकवरी होगी साहब, एक तरीके से क्या होगा, क्या पूरे लोन की रिकवरी मानी जाएगी, जो आपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रखा उसकी भी प्रोपोर्शनल रिकवरी मानी जाएगी? सर उसकी प्रोपोर्शनल रिकवरी मानी जाएगी। सर हम ऐसा करते हैं, बिल्कुल हम ऐसा करते हैं साहब। अगर आप देखें तो प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट को हम क्या करते हैं, ऑर्डर एमोटाइज करते हैं। तो जब आपने स्टाफ को लोन दिया साहब, तो उस केस में सर जो डिफरेंस आया था, आपने क्या किया था, प्रीपेड स्टाफ लोन रिकॉर्ड किया था। हाँ जी, तो अब आप क्या करेंगे, जो प्रीपेड स्टाफ लोन है सर, उसकी रिकवरी भी आपको कोर्स फंडिंग क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। यही रीजन है सर जो इंड AS 109 कहता है कि आप क्या करेंगे, जो न्यू लोन आया और जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है, भाई जो न्यू कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के हिसाब से सर आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई न्यू कैरिंग अमाउंट, और जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है उसका डिफरेंस सर आप क्या करेंगे, उसका कोई भी डिफरेंस सर आप इंडियन अकाउंट में लेके जाएंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी सर कोई इनिशियल डेट पे आपका डिफरेंस था तो आप उसके साथ एडजस्ट करेंगे। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से ना, हमारा न्यू कैरिंग अमाउंट क्या होना चाहिए सर? हमारा जो न्यू कैरिंग अमाउंट है वो ये होना चाहिए 358673। आइए एक बार ना मैं आपको एक एंट्री पास करके दिखाता हूं, फिर उस एंट्री को मैं तोड़ के समझाऊंगा आपको, ठीक है। लोन टू एम्प्लॉय 31 दिसंबर को, अब जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है X2 को, उसके बाद सर जो हमारे पास आगे सर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आएंगे उसकी पीवी कितनी है सर? उसकी पीवी है 358673। तो एक तरीके से ये मेरी एसेट बन गई, हाँ जी। और इसी डेट पे सर मेरे को 2 लाख रुपए मिले हैं, बिल्कुल ठीक है सर। और जो पुराना लोन है अब वो खत्म हो गया, क्योंकि वो पुराने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के हिसाब से था, उसकी वैल्यू कितनी है 5,25600। अब यहां पे सर जो भी डिफरेंस है इंड AS 109 के अकॉर्डिंग सर वो जाएगा आपका P&L अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर इनिशियल डेट पे कोई डिफरेंस था सर, आप उसके साथ एडजस्ट करेंगे। अब यहां देखिए सर, अब यहां पे सर क्रेडिट में अमाउंट आ गया, ठीक है, क्या आएगा, P&L नहीं आएगा, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट आएगा, क्योंकि इनिशियल डेट पे सर क्या आपका एक डिफरेंस अराइज हो रखा था। तो ये जो डिफरेंस आएगा कितने से आएगा सर, 358673 प्लस 2 लाख माइनस 525,600। सर ये अमाउंट आ गया आपका 33073, ठीक है। अब सर इसको इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इसकी एंट्री पास कर दी बैंक की और प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट कर दिया एडजस्ट, और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो नेट करके दिखा दिया है, ठीक है। आइए देखिए, ये आपका करंट कैरिंग अमाउंट आ गया, हाँ जी। ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड आ गई, हाँ जी सर। ये सर देखिए करंट वैल्यू राउंडिंग ऑफ की वजह से 1 रुपये का डिफरेंस है, तो हमारा प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट 1 रुपये से कम हो जाएगा, तो ये एंट्री आ गई। अब बच्चा ने इस एंट्री को कई बार समझ नहीं पाता, वो कहता है कि हमने जब थ्योरी पढ़ी तो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि आप नए कैरिंग अमाउंट को डेबिट कर देंगे, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बैंक को रिसीव कर लेंगे डिफरेंस P&L अकाउंट में या प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट में। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ 2 लाख की एंट्री पास हो रही है। देखिए बेटा एक्चुअली क्या है, आप चाहो तो इस एंट्री को पास कर सकते हैं। यहां पे एक तरीके से ये एंट्री बनेगी साहब, ये आपका हो जाएगा न्यू और ये आपका हो जाएगा ओल्ड, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा, नेट एंट्री पास करके दिखा रखी है। मैं आपको एग्जाम के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप भी नेट एंट्री ही पास करें, लेकिन जहां पे सर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस एंट्री को रेफर कर लेना, ठीक जी सर। चलिए सर एक बार ना बड़ा क्वेश्चन है, यहां तक इस क्वेश्चन को एक बार समराइज में हमें बता दो। आइए, आपने क्या किया साहब, आप एक कंपनी हो, आपने अपने स्टाफ को 1 जनवरी X1 को लोन दिया, ठीक है सर। उसी डेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसको एज स्टाफ लोन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और सर जो टू बैंक है, जो मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको आपने पे कर दिया, डिफरेंस सर आपका प्रीवियस स्टाफ कॉस्ट आ जाएगा। ईयर एंड में सर आप फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, सर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो रिसीव कर लेंगे और प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट को एमोटाइज कर देंगे, ठीक है, स्टाफ कॉस्ट के रूप में, उसे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ईयर में भी सर सेम घटना घटेगी। अब सर सेकंड ईयर के एंड में सर आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है। तो अब ये जो कैरिंग अमाउंट अपने पास आ रहा है सर, उस 2 लाख के रिसीव होने से पहले आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस 2 लाख के एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, हम सर थोड़ी देर के लिए उस 2 लाख को भूल जाते हैं। हम क्या करेंगे साहब, हम ये चेक करेंगे कि जो रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो उसकी पीवी क्या है, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट के हिसाब से जो उसकी पीवी होगी सर, वो अपना क्या आ जाएगा सर, न्यू कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट को सर हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे साहब, और जो रिसिप्ट आई सर उसको डेबिट कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा सर यहाँ पे, वो सर आपका P&L अकाउंट में आएगा, एक्सेप्ट इन ए केस वेयर सर इनिशियल डेट में अगर आपको कोई भी डिफरेंस अराइज हो रखा था तो आप उसके साथ एडजस्ट करें, ठीक है। चलिए अब आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट सर? नेक्स्ट ये है कि अब अपने पास हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 4। मैं इस वर्किंग नोट को बनवा ही देता हूं ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन आए।
कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस इनकम ऑन न्यू कैरिंग अमाउंट। X3 X4। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हेडिंग वगैरह नहीं लिख रहा, आपको वो सब लिखने पड़ेंगे। ओपनिंग लिखवा ही देता हूँ जल्दी जल्दी से। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, यहाँ पे आएगा आपका फाइनेंस इनकम। बेटा आपने एब्रीवेशन भी यूज नहीं करनी है जी सर। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो और आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। आइए, ये कितना आया है? 358673। 358673 इंटू 12%, 43041 216 आएगा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। सर ये आ गया अपना 185714। ये नील आ जाएगा और जो भी डिफरेंस होगा सर वो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, लास्ट वाला इंटरेस्ट। ये आ गया 22286। चलिए, तो आप दो तो एंट्री ये पास करेंगे हर ईयर एंड पे, ठीक है? कौन सी? मैं भी पास करा के दिखाता हूं आपको। बैंक अकाउंट डेबिट 216 से टू फाइनेंस इनकम, डिफरेंस सर आपका स्टाफ लोन, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट 208 से टू आपका फाइनेंस इनकम 22286 से, और बैलेंसिंग फिगर सर आपका आ जाएगा स्टाफ लोन, ठीक? और सर आपको प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट है वो अपडेट हो जाएगा। देखिए प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट का अपना कैरिंग अमाउंट पहले कितना था? 93678, जिसमें से सर इसकी एक तरीके से रिकवरी मानी गई। सर ये रिकवरी कैसे होगी बेटा? देखिए ना, आप बात समझिए। जो पैसे आपको बाद में लेने थे वो पैसे सर आपको पहले रिसीव हो गए हैं। तो जो आपने पहले इनिशियल डेट पे एक स्टाफ कॉस्ट रिकॉर्ड करके प्रीपेड के रूप में, सर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो पहले आ गए हैं, तो सर उसकी वजह से आपकी पीवी गिर जाएगी साहब। इसका मतलब सर आपने जो पहले एक एस्टिमेट लगा रखा था कि हमें इतना नुकसान होगा, आपका नुकसान उतना कम हो गया, तो उस नुकसान की सर एक तरीके से रिकवरी होगी, ठीक है? चलिए, इसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था इस बात को भी। 93678 माइनस आपका 33073, सर ये आपका आ गया 60605 डिवाइड बाई 2, तो 30302303, वो ₹1 राउंडिंग ऑफ की वजह से आ जाएगा। आइए, ये देखिए 185714 आ गया। वो अच्छा, वो ₹1-2 बेटा राउंडिंग ऑफ चल रहा होगा प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट का ना, जो हमने इनिशियल अमाउंट लिया होगा और जो कैरिंग अमाउंट आया होगा, ठीक है? 43041। एक बार मैं इसको चेक करा दूं। हाँ जी, 22286। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। हाँ जी सर, एक बार बेटा इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये देखिए हमने कैरिंग अमाउंट से निकाला था 156121 माइनस 31224, 93673 का कैरिंग अमाउंट आ रहा है और हमारा राउंडिंग ऑफ की वजह से 78 आ रहा है। तो ₹5 का डिफरेंस आया कैसे? वैसे एक बार हमने प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट को कितने से राइट ऑफ किया था बेटा? वो लिखने में शायद ₹1-2 होगा राउंडिंग ऑफ को, वो आप देख लेना, ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है एज सच। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेंगे, पहले टेस्ट करेंगे और उसके बाद से फिर अगर जो आपका डिफरेंस आएगा वो 10% या उससे ज्यादा है तो सर आप क्या करेंगे? एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे, अदरवाइज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए साहब, टेक 30 सेकेंड और फिर हम मिलकर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए मिलके क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखता है? डब्ल्यू कंपनी लिमिटेड बोरोड रुपीज, या आपका आ गया 500 मिलियन है तो 50 करोड़ फ्रॉम ए बैंक ऑन 1 जनवरी। द ओरिजिनल टर्म ऑफ द लोन वर एज फॉलोज। इंटरेस्ट रेट सर कितने से? 11% से। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है? तो आप हर साल क्या करेंगे? 10 करोड़ की पेमेंट करेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूअली एनुअली ऑन एक्रूअल बेसिस, ठीक है? आप हर साल सर ब्याज भी पे करेंगे और एक्रूअल बेस पे पे करेंगे। तो अगर मैं पहले साल के इंटरेस्ट की बात करूं सर कितने से आएगा? ये आ जाएगा आपका 5 करोड़ 50 लाख से, ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब फ्रंट प्रोसेसिंग फी सर ये आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना सर। फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, फेयर वैल्यू पे, ठीक है। हाँ, अगर मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, ध्यान से मेरी बात सुनना सर, अगर मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या डेरिवेटिव है, तो जो भी सर इनिशियल ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, पिन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन सर इन दोनों के अलावा जो मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो सर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरी इनिशियल ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी सर उसे कैपिटलाइज कर देंगे। आई मीन टू से जो प्रोसीड्स अमाउंट है उसमें से उसे माइनस कर देंगे, उसके साथ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 50 करोड़ के साथ इस अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं 50 करोड़ का लोन लेता हूं और इंटरेस्ट रेट 11% है, और उसके ऊपर सर अगर मैं ये प्रोसेसिंग फी चार्ज करता हूं, मतलब खर्च करता हूं, इनकर्ड करता हूं, इट मींस क्या, इफेक्टिवली मैं इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहा हूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईआईआर निकालना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है रुको रुको, मेरे को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन यहां पे कहता है सर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है ईआईआर आपका है वो मैं खुद निकाल के दे रहा हूं, 11.5% आएगा। तो हम इनिशियली क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, कितने से, 50 करोड़ से, ठीक। फिर हम एंट्री करेंगे सर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो हमने यहां पे ये आएगा सर आपका 58,70,096, ठीक है। एक एंट्री और हो सकती है साहब नेट करके बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका लोन अकाउंट, और जो लोन आएगा सर वो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को एडजस्ट करके दिखा देंगे। तो जो आपका लोन इनिशियली आएगा 50 करोड़ माइनस 58,70,096, तो सर 49 करोड़ 41,29,904 ये आपका इनिशियल लोन अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसके बेस पे सर हम लोग क्या करेंगे, 11.5% के हिसाब से पहले साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। कितने आएगा, 5,68,24,939। और जो 550 करोड़ की पेमेंट आएगी सर अपनी, ठीक है, जो पहली जो पेमेंट आएगी 5 करोड़ 50 लाख की, मैं दोबारा इस वर्ड को बोलता हूँ, 5 करोड़ 50 लाख की सर जो पेमेंट आएगी उसमें से इसको एडजस्ट कर देंगे सर, बाकी लोन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं एक बार। ऑन 31 दिसंबर X2 कितने साल के बाद कह रहा है सर, वो 2 साल के बाद। सर इस क्वेश्चन में ना एक लैंग्वेज का छोटा सा इशू मैं बताऊंगा आपको ना। 31 दिसंबर X2 डब्ल्यू कंपनी लिमिटेड अप्रोच द बैंक, सर हम बैंक के पास गए कि बैंक जी सिटिंग लिक्विडिटी इशू, हमारे साथ ना लिक्विडिटी इशू आ गया है इन मीटिंग द कैश फ्लो रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट इंस्टॉलमेंट। अब ये देखिए सर इंस्टॉलमेंट के लिए, अब इंस्टॉलमेंट का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो सर उसका मतलब होता है कि उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है। लेकिन सर यहाँ पे अगर आप इंस्टॉलमेंट देखेंगे और यहाँ क्वेश्चन है ना सर कहीं ना कहीं मेंशन कर रखा रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो हो सकता है सर वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा हो केवल। वो कह रहा है सर हमें उसमें प्रॉब्लम है एंड रीनेगोशिएट द टर्म ऑफ द लोन विद बैंक एज फॉलोज, इंटरेस्ट 15% से, रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर X3 से। भाई जो अभी आप देखिए, अगर इंडेस 109 एक बार साइड में कर दे तो हमने सर क्या किया होगा, 50 करोड़ का लोन लिया होगा, 10 करोड़ की पहली इंस्टॉलमेंट चली गई होगी और प्लस ब्याज चला गया होगा, तो 40 करोड़ का लोन है, तो ये एज इट इज आउटस्टैंडिंग है। और इसको हम लोग कब से रिपे करना स्टार्ट करेंगे, 31 दिसंबर X3 से करना स्टार्ट करेंगे रिपे, और 10 साल के अंदर रिपे करेंगे। मतलब हर साल हम क्या करेंगे सर, ये 40 करोड़ है तो आपका 4 करोड़ हर साल हम क्या करेंगे, 400 लैक्स लिख रहा था मैं, तो यहाँ पे 4 करोड़ सर हम लोग क्या करेंगे अगले 10 साल के अंदर पे करेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनुअल बेसिस, एनुअल बेस पे हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो सर 31 दिसंबर X2 को आपका क्या होगा सर, आपका डेट रिस्ट्रक्चरिंग का केस बन गया, ठीक है। चलिए अब आराम से डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द डब्ल्यू लिमिटेड टिल 31 दिसंबर X3 आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द लोन ऑन 31 दिसंबर X2। वो ये कह रहा है साहब रिस्ट्रक्चरिंग के बाद 1 साल तक आपने एंट्री पास करनी है। आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग भूल जाएंगे, हम इनिशियल डेट पे सर पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक। ये आएगा आपका 49 करोड़ 41,29,904 से, ठीक है। चलिए हमने नेट एंट्री पास कर दी, ठीक। आगे बढ़ते, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एमोटाइज कॉस्ट में से मेंटेन करना पड़ेगा, 11.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जो सर इंस्टॉलमेंट का पैसा वापिस आएगा कितना सर 10 करोड़ प्लस सर हर साल का इंटरेस्ट 550 पहले साल, 440 सेकंड ईयर, ठीक है। तो वो अपना क्या आएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आएगा। तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, एमोटाइज कॉस्ट टेबल बना लेंगे। आइए एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको टेबल बनवा देता हूं, मतलब सॉल्यूशन में चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सर अपना 3, ये देखिए सर, ये इनिशियली एमोटाइज कॉस्ट के हिसाब से फेयर वैल्यू आ गई साहब, मतलब
एमोटाइज कॉस्ट तो मेंटेन करेंगे, इनिशियल तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे, ठीक है। और उसमें सर हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे अगर कोई भी सर ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ठीक है। चलिए सर, ये हमने क्या किया, एमोटाइज कॉस्ट टेबल बना दी। पहले साल के लास्ट में अगर हम बात करें तो देखिए बेटा, ये अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो ये इनिशियल डेट पे एंट्री आ गई। पहले साल के लास्ट में अगर हम एंट्री की बात करें तो ये हमने क्या किया है, लोन की पेमेंट की है। ये सर इंटरेस्ट एडजस्ट कर दिया और ये बैलेंसिंग फिगर सर लोन में एडजस्ट हो गया। आइए मैं एक बार इस अमाउंट को क्रॉस करा देता हूँ, 568,24,939, ठीक है। और 15 करोड़ 50 लाख की सर 10 करोड़ का आपका प्रिंसिपल की रीपेमेंट है और 5 करोड़ 50 लाख सर आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है सर। ये बाकी आपने लोन एडजस्ट कर लिया, ठीक जी सर। चले आगे, हाँ जी। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ होगा, आइए एक बार क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन ने ये बोला साहब कि जो 31 दिसंबर X2 है उसमें डब्ल्यू कंपनी लिमिटेड ने क्या किया, बैंक को अप्रोच किया कि बैंक जी मेरे यहाँ पे ना लिक्विडिटी इशू आ गया है और मैं इमीडिएट जो इंस्टॉलमेंट है उसको पे नहीं कर पाऊंगा या पे नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। डब्ल्यू कंपनी लिमिटेड ने बोला और नेगोशिएट करना है। अब सर यहां पे ना आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना एक बार ना, हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जो मेरा एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है उससे कंपैरिजन करना पड़ेगा। और जो डिफरेंस आएगा अगर वो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में 10% या उससे ज्यादा है तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगी, उसको डिस्कस करेंगे। उस केस में हम लोग क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे, अदरवाइज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी। अगर मॉडिफिकेशन होगा साहब 10% या उससे कम है, मतलब देखिए जो डिफरेंस है 10% या उससे ज्यादा है तो एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगी, और लेस देन 10% है साहब वो डिफरेंस, तो सर आपका कौन सा अकाउंटिंग लगेगी, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी, ठीक है। अब सर यहां पे ना क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं दे रखी है कि क्या उसने जो 31 दिसंबर X2 को पेमेंट करनी थी, क्या क्या पेमेंट करनी थी। एक तो 10 करोड़ की प्रिंसिपल की रीपेमेंट और एक पेमेंट करनी थी 4 करोड़ 40 लाख इंटरेस्ट का कंपोनेंट, ठीक है। क्या उसने दोनों पेमेंट नहीं की या कोई एक पेमेंट नहीं की। देखिए अगर क्वेश्चन यहां पे ये लिख देता ना, डब्ल्यू कंपनी लिमिटेड अप्रोच द बैंक सीटिंग लिक्विडिटी इशू इन मीटिंग द कैश फ्लो रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट इंस्टॉलमेंट एंड पेड द कैश सर एंड पेड द इंटरेस्ट कंपोनेंट। मैं दोबारा वर्ड को बोलता हूं, अगर क्वेश्चन यहां पे लिख देता ना, डब्ल्यू कंपनी लिमिटेड अप्रोच द बैंक सीटिंग लिक्विडिटी इशू इन मीटिंग द कैश फ्लो रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट इंस्टॉलमेंट एंड पेड द इंटरेस्ट कंपोनेंट या पेड द कैश फॉर इंटरेस्ट कंपोनेंट, सर बड़ा आसान हो जाता समझना ना। लेकिन सर क्वेश्चन ने सर यहां पे सिर्फ क्या बोला कि वो इमीडिएट इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करेगा और आगे चल के सर उसने बोला है कि उसको 10 इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा और इंटरेस्ट वो एनुअली पे करता रहेगा। अब सर इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकल सकती है कि उसने इंटरेस्ट पे कर दिया है और हमारे स्टेटमेंट ने भी सर क्या किया है, यही मान के चला साहब कि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है, ठीक है। जब तक सर इसमें फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती लैंग्वेज वगैरह को लेके, तब तक बेटा आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये एज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट कंपोनेंट पे कर दिया गया, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, बिफोर गोइंग डेट रिस्ट्रक्चरिंग या बिफोर टेस्टिंग की एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगा, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे सर, जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसे पे करेंगे, ठीक है। अब उसे पे कैसे करेंगे, देखिए सेकंड ईयर के एंड में हम पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो अपना ओपनिंग कैरिंग अमाउंट है उसके ऊपर सर 11.5% के हिसाब से, ठीक, टू बैंक अकाउंट कितने से 4 करोड़ 40 लाख सर, जो डिफरेंस आएगा सर उसे लोन में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। आइए एक बार इस चीज को चेक कर लेते हैं कि इन्होंने कैसे कर रखा है। पहले एक बार ना एमोटाइज कॉस्ट टेबल पे चलिए एक बार ना, देखिए एमोटाइज कॉस्ट टेबल पे अगर आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस आ गया, नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये इंटरेस्ट आ गया जी सर, ये पेमेंट आ गई पहले साल के लास्ट में जी सर, ये आपका कैरिंग अमाउंट आ गया ओपनिंग, ठीक है। 31 दिसंबर X1 का कैरिंग अमाउंट मतलब 1 जनवरी X2 का कैरिंग अमाउंट हो गया सर, ठीक। अब सर अगला जो इंटरेस्ट अपना ये बनेगा 4 करोड़ 55 लाख 34,807 और आपने जो पेमेंट की है 4 करोड़ 40 लाख की पेमेंट की है, तो आपका सर 1 लाख बनेगा 50 लाख, सॉरी 15 लाख, मैं दोबारा बोलता हूं बेटा, हमने 4 करोड़ 40 लाख की पेमेंट की है, जबकि सर जो हमारी इंटरेस्ट का कंपोनेंट बनता था, मतलब इंटरेस्ट बनता था वो 4 करोड़ 55 लाख का बनता था, तो सर 15 लाख 34,807 से सर मेरा क्या होगा, लोन बढ़ जाएगा और जो लोन का कैरिंग अमाउंट होगा वो कितने से आ जाएगा, 395,954,843 प्लस 1534807
सर ये अपना जो न्यू कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, मतलब एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, न्यू नहीं सॉरी, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर X2, क्योंकि हमने इंटरेस्ट वाला पार्ट तो पे कर दिया। ये आएगा 39,74,89,650। मैं एक बार एंट्री क्रॉस करा देता हूं आपको पहले ना। ये देखिए सर, ये हमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया। ये सर इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, जो हमने इनिशियल डेट पे डिसाइड किया था कि हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, वो पे कर दिया। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट सेकंड वाली नहीं पे की, तो जो 10 करोड़ की पेमेंट होनी थी वो नहीं हुई है, तो सर 4 करोड़ 40 लाख की पेमेंट होगी। तो ये सर 15 लाख का बैलेंस आप क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे, और ये सर आपका एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट आ गया। जी सर, अब हम यहां पे क्या करेंगे सर, टेस्ट करेंगे कि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी या एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगी। इसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, नए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की पीवी निकालनी पड़ेगी। अब नए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कितने सर, अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं दे रखी नए वाली, अगर वो होती तो सर उसे भी कंसीडर करेंगे। ये सर अमेंडमेंट भी है, क्लैरिफिकेशन भी, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए सर, आप जो पेमेंटें करेंगे 4 करोड़ की अगले 10 साल तक पेमेंटें करेंगे और हर साल इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% आ जाएगा। तो जो पहला आपका इंटरेस्ट आएगा 31 दिसंबर X3 को सर, वो आ जाएगा आपका 6 करोड़। कैसे सर, 40 करोड़ पे 15%, ठीक। उसके बाद सर आपका 36 करोड़ पे 15%, सेकंड आएगा सर आपका 5.4, और 4 करोड़ का सर रीपेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो अगले 10 साल की सर आप क्या करेंगे, रीपेमेंट शेड्यूल निकालेंगे, जिसमें सर हर साल 4 करोड़ का आपका प्रिंसिपल रीपे हो रहा होगा और रिड्यूसिंग बैलेंस में सर इंटरेस्ट पे हो रहा होगा, ठीक है। और उसकी सर हम लोग क्या करेंगे, पीवी निकालेंगे। प्लीज यहां पे ध्यान दें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो पीवी निकालेंगे ना आप, उस पीवी के लिए सर आप ओरिजिनल डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हैं कि एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगी या नहीं लगेगी। आइए अब ये देखिए सर, ये आपके कैश फ्लो हो गए, बिल्कुल ठीक है। ये सर आपका इंटरेस्ट का आउटफ्लो हो गया, बिल्कुल ठीक है। और आपका ओरिजिनल डिस्काउंट रेट कितना था, 11.5। तो आप क्या करेंगे सर, 1 डिवाइड बाई 1.115, ये देखिए 896 है, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आपका 89 आ जाएगा, ठीक है। ये सर हमने क्या किया, डिस्काउंट फैक्टर निकालिए, यहाँ लिख लीजिए प्लीज, @ 11.50%। आप ओरिजिनल डिस्काउंट रेट के साथ सर क्या करेंगे, ये पीवी निकालेंगे। और सर ये आपका नया कैरिंग अमाउंट आ गया, ये आपका एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है सर, डिफरेंस ये आ गया, और आप इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो 540333141, मैं बल्कि लिख देता हूं ये जो परसेंटेज है कैसे निकलती है। थर्टीन पॉइंट 59% आ गया सर, ठीक है। तो सर क्योंकि ये जो डिफरेंस है 10% या उससे ज्यादा है, तो सर आप एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा होता है साहब, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग हम लोग कैसे लगाएंगे सर, आप क्या करेंगे, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो न्यू लोन है, मतलब न्यू कैरिंग अमाउंट है, उसको तो सर आप क्या कर देंगे सर, हम लोग न्यू कैरिंग अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे और एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट को डेबिट कर देंगे, जो डिफरेंस है उसे पीएनएल अकाउंट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। ये देखिए, एग्जिस्टिंग, जी सर, न्यू कैरिंग अमाउंट, जी सर, और सर ये आपका आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट, ठीक। अब सर ये जो न्यू कैरिंग अमाउंट है, यही अब आपका क्या बन गया, लोन बन गया। और अब आप इसी लोन के बेस पे सर क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस न्यू रेट से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो न्यू रेट कितना अपना 15%। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ 1 साल की एंट्री और मांग रखी, लेकिन मैं आपको ना बता देता हूं, वैसे अगर क्वेश्चन में आगे की इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह मांग रखी होती तो हमें कैसे वो निकालनी पड़ती। 2-3 साल की निकलवा के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो सर, यहाँ पे अब अपना जो न्यू लोन है, ओपनिंग कितने से आ जाएगा, 40 करोड़ से, बल्कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, करोड़ में लिख लेता हूँ, 40 करोड़ से आ गया, ठीक। सर फाइनेंस कॉस्ट कितने से आएगी, 6 करोड़ से। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कितने से आएंगे सर, देखिए हर साल 4 करोड़ पे करेंगे और इंटरेस्ट कॉस्ट, तो सर आपका 10 करोड़ आ गया। तो क्लोजिंग बैलेंस कितने से आएगा सर, आपका 36 से आ गया, ठीक है जी सर। तो 36 आपका ओपनिंग आ गया। अब इसके ऊपर अगर आप न्यू रेट देखेंगे तो सर 15% है, 5.4 और आपका 9.4, तो सर आपका आ जाएगा 32। मैं एक बार इसको क्रॉस टैली करा देता हूँ कैलकुलेटर से, हालांकि बिल्कुल आसान सा है, बट कोई नहीं, कैलकुलेटर यूज करने की हैबिट होनी चाहिए।
32 आपका 15%, 4.8 और 8.8, सर ये आ जाएगा आपका 28। ठीक है, तो सर ऐसे सर आप क्या करेंगे, एमोटाइज कॉस्ट निकाल लेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, और सर ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट निकल जाएगी। अब क्वेश्चन में सिर्फ 1 साल की एंट्री और मांग रखी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे सर टू बैंक 10 से, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट सर 6 से, और सर लोन फ्रॉम बैंक 4 से। चलिए, लोन फ्रॉम बैंक 4 करोड़ से, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 6 करोड़ से, और टू बैंक आएगा 10 करोड़ से। ठीक जी सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कन्वर्टेबल डिबेंचर का, मींस कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन 4 और 5 डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सर 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसका कुछ पोर्शन सर इक्विटी की डेफिनेशन क्वालिफाई करता है और कुछ पोर्शन सर उसका डेट बनता है। तो सर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम इनिशियल डेट पे क्या करेंगे, जो भी प्रोसीड्स आएगी सर उसको डेट और इक्विटी में क्लासिफाई कर देंगे। अब उसे क्लासिफाई कैसे करेंगे, कहता है सर टोटल प्रोसीड्स माइनस सर क्या आएगा, जो भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है उसको सर आप क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मींस डिस्काउंट फैक्टर सर आप मार्केट रेट के हिसाब से लेके चलेंगे। व्हाट इट मींस, इट मींस ये है कि अगर आप एक्सक्लूसिव से फाइनेंशियल लायबिलिटी राइज करते तो मार्केट में आपको किस रेट पे सर वो लोन मिलता, किस रेट पे सर आपकी लायबिलिटी अराइज होती, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लो की, और जो सर प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगा आपका डेट कंपोनेंट, और सर बैलेंस आपका क्या बन जाएगा, इक्विटी। ठीक है सर, डेट कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, हर साल सर इंटरेस्ट मार्केट रेट के हिसाब से फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करते रहेंगे, और सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हमें पे करना उससे हम उसे रिड्यूस करते रहेंगे, आई मीन टू से एमोटाइज कॉस्ट से मेथड, एमोटाइज कॉस्ट मेथड के बेसिस से मेंटेन करेंगे। ठीक सर, क्या होता है कभी कभी जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शन अगर कंपनी के पास है तो हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि हमने क्या किया है, पैसे के लिए डिनाई करना है, मींस हम लोग सर पैसा नहीं देंगे। ठीक है, इक्विटी की तरह से ट्रीट करके चलेंगे, आई मीन टू से सिर्फ इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है साहब उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन सर सामने वाली पार्टी के पास है तो हम ये मान के चलेंगे कि सर हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, टेक 15 सेकंड, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अगर कन्वर्जन ऑप्शन क्वेश्चन ने दे दिया और ये नहीं बताया कि कन्वर्जन ऑप्शन किसके पास है, तो हम हमेशा ही मान के चलेंगे सर लायबिलिटी होल्डर के पास क्या कन्वर्जन ऑप्शन है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करके आएंगे। के लिमिटेड इशूड 5 लाख 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ मतलब एट द रेट 10 ईच ऑन 1 अप्रैल X1। द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 मार्च X5। सर ये है 4 साल के बाद, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 50% एंड बैलेंस टू बी सेटल्ड इन कैश टू द डिवेंचर होल्डर। द इंटरेस्ट रेट और इक्विवेलेंट डिवेंचर विदाउट कन्वर्जन राइट सर कितने से 10% से। यू आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट द डेट एंड इक्विटी कंपोनेंट एट द टाइम ऑफ इशू एंड शो द अकाउंटिंग एंट्री इन द कंपनी बुक एट इनिशियल रिकॉग्निशन। द फॉलोइंग पीवी दे दी साहब उसने। ठीक है, देखिए सर अब हमें प्रोसीड्स जो मिला है वो कितना मिला है, सर हमें प्रोसीड्स मिला है 50 लाख का। ठीक है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है 5 लाख का, सर आपको 6% हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 50 लाख का। तो सर एक तो आपका 3 लाख हर साल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जाएगा, तो एनुअटी फैक्टर बाय यूजिंग डिस्काउंट फैक्टर ऑफ मार्केट रेट 10% है, तो इसका जो एनुअटी फैक्टर हो कितने से आ जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में सर आपको डिस्काउंट फैक्टर दे दिए तो हमें वही यूज करने होते हैं। ठीक है, तो 0.91 प्लस आपका 0.83 प्लस आपका 0.75 प्लस आपका 0.68, 3.17 आ गया। चलिए इनटू आ जाएगा सर आपका 3 लाख, तो 9,51,000 तो सर आपको ये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसको आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ, 50 लाख मतलब लाइबिलिटी को एक साथ जोड़ के दिखा दें। ठीक है, अच्छा और क्या रीपे करना पड़ेगा आपको, सर जो 50 लाख है इसका 50% 25 लाख वो कैश में रीपे करना है, और 10% प्रीमियम पे रीपे करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट फैक्टर सर कितने से आ जाएगा, सर 4th ईयर के बाद 0.68। चल हालांकि आसान सा क्वेश्चन है, बट क्योंकि मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चन टीवाई के कराऊंगा, इसलिए तो मैं ये क्वेश्चन भी करा देता हूँ। तो ये आ जाएगा 18,70,000 प्लस 951 28,21,000। ये आपका कौन सा कंपोनेंट बनेगा, लाइबिलिटी कंपोनेंट, और बैलेंस सर आपका आ जाएगा इक्विटी कंपोनेंट। तो आप एंट्री क्या करेंगे सर, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 50 लाख से टू 6% डिवेंचर लाइबिलिटी कंपोनेंट 28,21 से बैंक अकाउंट डेबिट
50 लाख से आ गया। टू सर आपका 6% डिवेंचर लाइबिलिटी कंपोनेंट 21 से, ठीक है। टू 6% डिवेंचर इक्विटी कंपोनेंट 2179 से, ठीक है। चलिए एक बार इसका आंसर भी मैंने साइड में लगा रखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ जी, ये देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन 6 सर आपका फाइनेंशियल गारंटी का है, तो मैं पहले आपको एक बार कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा फाइनेंशियल गारंटी का, फिर क्वेश्चन 6 कराऊंगा। उससे पहले हम लोग क्या करें, क्वेश्चन 5 करते हैं। पढ़िए जल्दी से, टेक 15 सेकेंड। आइए मिलकर बढ़ते क्वेश्चन। ऑन 1st April X1, an 8% convertible loan with a nominal value of 6 lakh was issued at par. It is redeemable on 31st March X5, also at par, ठीक है। Alternatively, it may be converted into equity share on the basis of 100 new share for each 200 worth of the loan. अब यहाँ पे सर ये नहीं बताया कि कन्वर्जन ऑप्शन किसके पास है, तो हम क्या मान के चलेंगे, लाइबिलिटी होल्डर के पास ही कन्वर्जन ऑप्शन है। एंड इक्विवेलेंट लोन विदाउट द कन्वर्जन ऑप्शन वुड बी कैरिड इंटरेस्ट एट 10%, ठीक है। सर अगर विदाउट आप कन्वर्जन ऑप्शन ऐसे ही डिवेंचर इशू करते तो मार्केट रेट 10% है। इंटरेस्ट ऑफ 48,000 हैज ऑलरेडी बीन पेड एंड इंक्लूडेड एज फाइनेंस कॉस्ट। वो ये कह रहा था 48,000 जो आपने पे किया उससे आपने फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करते हैं। देखिए टू बैंक तो 48 ही आएगा, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट सर किसके हिसाब से आएगा, सर फाइनेंस कॉस्ट आपका आएगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो कि सर इस क्वेश्चन में 10% होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप ना कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करते हो तो आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो उसके समय पता क्या करेंगे, जो भी सर आपका इनिशियल डेट पे डेट कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट है उसी हिसाब से ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एलोकेट कर देंगे, और जो डेट वाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसे डेट के साथ एडजस्ट करके सर न्यू ईआईआर निकालते, ठीक है। हालांकि उस लेवल का इतने हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं दे रखा, आसान सा क्वेश्चन दे रखा, प्रेजेंट वैल्यू दे दी सर। एक्सप्लेन हाउ द कंपनी अकाउंट फॉर द अबव लोन नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। सर फर्स्ट ईयर के एंड तक वो कह रहा है कि आप बताइए कैसे ट्रीट करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे सर, इनिशियली सर आप किस पर रिकॉर्ड करेंगे, सर इनिशियली आप इसे एलोकेट कर लेंगे डेट और इक्विटी कंपोनेंट में, ठीक है। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल जो आपकी प्रोसीड्स आएगी वो कितने से आएगी, सर 6 लाख से, और डेट कंपोनेंट कितने से बन जाएगा, सर 48,000 आप इंटरेस्ट पे करेंगे अगले 4 साल के लिए, और 4 साल का सर एनुटी फैक्टर अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में निकाला था 3.17, तो 48,000 इंटू 3.17 ये आएगा सर आपका 152,160, और 6 लाख पे करेंगे आप 4 ईयर के बाद, क्योंकि कन्वर्जन ऑप्शन हम क्या मान के चलेंगे कि लाइबिलिटी होल्डर के पास, और लाइबिलिटी होल्डर किसकी डिमांड करेंगे, सर रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, ठीक है। इंटू 0.68, तो 6 लाख इंटू 0.68 आपका 4,08,000 ये आ गया। तो आपका जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है 152,160 560,160 सर आपका लाइबिलिटी आ जाएगी, और बाकी बैलेंस सर आपका क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। तो एक तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि इनिशियल डेट पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोसीड्स को डेट और इक्विटी में क्लासिफाई करें, ठीक। फिर आप क्या बोलेंगे सर, ईयर एंड पे हम लोग क्या करेंगे, जो अपना डेट कंपोनेंट है इसको हम लोग अनवाइंड करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट से, और जो कि मार्केट रेट के हिसाब से कितना 10%, तो 560,160 के हिसाब से। और सर आपने ऑलरेडी 48,000 इंटरेस्ट कंपोनेंट रिकॉर्ड कर लिया, तो आप क्या करेंगे सर, बैलेंस इंटरेस्ट कंपोनेंट और रिकॉर्ड करेंगे कितने से, 8016 से, और आपका जो लाइबिलिटी का अमाउंट है क्लोजिंग सर वो 8016 से बढ़ जाएगा। कैसे, 560,160 ओपनिंग है, 560,160 इंटरेस्ट है, 48,000 रीपेमेंट है, ठीक है। चलिए तो प्लस आएगा 8016 नेट करके 568,176, ठीक है। आइए ये सर उसने थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी कि कैसे आप इसको दिखाएंगे, और उसके बाद सर ये इनिशियली अमाउंट आ गया 560,39,777, हमारा अमाउंट कितना था एक बार चेक कर लें, 840। हमारा ये डिफरेंस क्यों आया एक बार ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस नहीं आना चाहिए कायदे से। हाँ नहीं आना चाहिए, तो इनका डिफरेंस कैसे आ गया एक बार बेटा मैं चेक कर लूँ। ये इन्होंने डिस्काउंट फैक्टर अलग दे दिया इस क्वेश्चन में, एक बार मैं चेक लूँ, क्योंकि मैंने पिछले वाला क्वेश्चन का डिस्काउंट फैक्टर लिया था 837568। हाँ जी 48 के हिसाब से। आइए एक बार चेक करते हैं दोस्त, 48,000 इंटू 0.91, ठीक है, 48,000 इंटू 0.83, ठीक है, 48,000 इंटू 0.75, ये देखिए सर, ये अगर आप देखेंगे तो इस डिस्काउंट फैक्टर के हिसाब से 36,000 आ रहा है,
तो हमारा ठीक है, ठीक है। तो सर वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस एक बार वो एडजस्ट कर लेना बेटा, क्योंकि यहाँ पे ना 0.75 दे रखा डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखिए सर, बाकी आपका ये इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा, ठीक, और उससे लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। चले, हाँ जी सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वो है आपका फाइनेंशियल गारंटी का। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको फाइनेंशियल गारंटी एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, फाइनेंशियल गारंटी के कंसेप्ट को ना पॉइंट बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। जब एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के बिहाफ पे गारंटी देती है कि वो एंटिटी अगर लोन की रिपेमेंट नहीं करेगी तो हम कर देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल गारंटी बोलते हैं, ठीक। एक बार समझते हैं, जिस एंटिटी के बिहाफ पे गारंटी दी गई है तो उस एंटिटी को क्या करना पड़ेगा साहब, कुछ पेमेंटें करनी पड़ेगी गारंटी के रूप में। कि भाई मान लो आप एक कॉर्पोरेट कल्चर के साथ सोचे सर, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, आप एक कंपनी ए लिमिटेड हो, आपने बी लिमिटेड के बिहाफ पे गारंटी दे दी है। अगर आपने बी लिमिटेड के बिहाफ पे गारंटी दी है तो सर आप क्या करेंगे, कुछ पैसे लेंगे, हाँ जी सर। तो बी लिमिटेड सर जो पेमेंट आपको करेगी गारंटी के कंपनसेट के रूप में, तो सर वो क्या बन जाएगी, सर वो बी लिमिटेड के लिए एज ए ट्रांजेक्शन कॉस्ट बन जाएगी और वो उसको ईआईआर के रूप में सर उसका इंपैक्ट ले लेगी, ठीक। अब मुद्दा डिस्कस करते हैं कि जिस एंटिटी ने गारंटी दे रखी थी, वो एंटिटी जो उसे गारंटी देने के बदले में पैसे मिले हैं, ठीक है, तो उसकी क्या एंट्री करेगी। देखिए सर, एक तो उसके पास बैंक आ गया, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। सेकंड, अगर आप देखेंगे तो सर उसने गारंटी दी है और इस बदले में पैसे कमाए हैं, तो सर उसकी इनकम बन गई। लेकिन उस इनकम के साथ साथ एक ओब्लिगेशन आ गई, और ओब्लिगेशन क्या आ गई कि अगर मान लो सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं की है तो वो पेमेंट फिर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे सर इंड AS 109 ये कहता है कि आप अगर फाइनेंशियल गारंटी देते हैं तो आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल गारंटी को इनिशियली फेयर वैल्यू पे एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। वाई लाइबिलिटी, क्योंकि आपने नो डाउट पैसे लिए हैं लेकिन साथ में एक ओब्लिगेशन भी ले ली। ओब्लिगेशन क्या लिया आपने कि अगर सामने वाली पार्टी पे नहीं कर पाएगी पैसे तो आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक। अब मुद्दा होता है सर कि इसकी फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी। बड़े आराम से मेरी बात सुनना। देखिए, बैंक ने एक कंपनी को लोन देना था, ठीक है। अगर आप गारंटी दोगे तो सर बैंक आपकी गारंटी के बेस पे लोन केवल तभी दे पाएगा जब आपकी बैंक में क्रेडिट वर्थनेस होगी। इसका मतलब जब आप गारंटी देते हो ना, तो जो बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना था, अब आपकी गारंटी के बाद बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा, क्योंकि सर बैंक का रिस्क कम रहेगा। इसलिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था और जो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी सर एक तरीके से क्या होगी, बचत होगी किस कंपनी को, जिस कंपनी को गारंटी मिली है, ठीक है। तो सर उस बचत की हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और यहां पे से जो डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, कौन सा रेट यूज करेंगे सर, हम डिस्काउंट रेट वो यूज करेंगे जो अगर गारंटी नहीं दी जाती तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, ठीक। अब वो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, जैसे मान लो बैंक अगर कंपनी को लोन देता तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता, लेकिन आपकी गारंटी के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो जो 2% की बचत है, जितने साल के लिए लोन है, उस अमाउंट की हम क्या करेंगे, पीवी निकालेंगे बाय यूजिंग 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक। चलिए, अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी सर, ये फेयर वैल्यू आ जाएगी, इसे आप एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा सर कि इसे आप इनकम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इनकम सर ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होगी। अब आगे चलते हैं। देखिए, सेकंड होता क्या साहब, जब आप फाइनेंशियल गारंटी देते हैं तो उस केस में अगर आपको याद हो तो जितनी फाइनेंशियल लायबिलिटी सर हम प्राइमा फेसी क्या करते हैं, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिक्वेंटली सर क्या करते हैं, एट एमोटाइज कॉस्ट में मेंटेन करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पे सर हम क्या करेंगे, एफईटीपीएल पे मेजर करेंगे, वहां पे फाइनेंशियल गारंटी सर एक कंसेप्ट आता है जिसको आप एफईटीपीएल पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो सेकंड ये कह रहा है साहब कि आप क्या करेंगे, हायर ऑफ 2 पे सब्सिक्वेंट मेजर करेंगे। हायर ऑफ 2 क्या, अब आपने जो गारंटी दे रखी साहब, हाँ जी, उसकी वजह से सर आपको लॉस हो सकता है, हाँ जी, उसको हम बोलेंगे लॉस अलाउंस। तो आप एक तो लॉस अलाउंस कैलकुलेट करेंगे और बी सर फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू क्या आएगा, जो इस डेट पे जब सब्सिक्वेंट आप रिकॉग्निशन करते हैं, सब्सिक्वेंट वैल्यू करते हैं, तो इस डेट पे सर जो रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की सेविंग है, मींस आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12% था, हाँ जी, आपकी गारंटी के बाद 10% रहा, हाँ जी। मान लो सर ये लोन 4 साल के लिए था, ठीक है। तो अब 1 साल बीत गया, तो 1 साल के बाद सर आप अपनी बैलेंस शीट डेट पर, रिपोर्टिंग डेट पर सर क्या करेंगे, उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, अब 3 साल की बचत है, उस बचत की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। जो भी हायर होगा सर वो आपकी क्या बन जाएगी सर, वो जो अमाउंट बनेगा वो हायर सर आपके लिए फाइनेंशियल गारंटी लाइबिलिटी आ जाएगी साहब, ठीक है, उसकी फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जो फाइनेंशियल गारंटी का सर अमाउंट निकल के आएगा यहाँ पे, उसका आप ओपनिंग से कंपैरिजन करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे पीएनएल अकाउंट में लेके चले जाएंगे एज ए इनकम या एज ए एक्सपेंडिचर, ठीक। चलिए,
सर मैं फिर से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल गारंटी जब आप देते हैं तो आप ओब्लिगेशन भी आ जाती है, लेकिन ओवर द पीरियड सर आप उसे क्या करते हैं, इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं। अब इनकम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक तरीके से आप इनिशियली जो लाइबिलिटी है उसका कंपैरिजन करेंगे सर क्लोजिंग लाइबिलिटी से, ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा सर उसको आप P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। क्लोजिंग लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, लॉस अलाउंस और फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग सर जो भी सेविंग है उस गारंटी की वजह से उसकी प्रेजेंट वैल्यू बाय यूजिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से वाला होगा सर, अगर गारंटी नहीं होती तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें जो हायर आएगा सर वो आपके लिए क्या बन जाएगा सर, वो सब्सिक्वेंट वैल्यू बन जाएगी किसकी, गारंटी की, और उसका ओपनिंग से कंपैरिजन करके डिफरेंस आप कहां लेके चले जाएंगे, P&L अकाउंट में, ठीक। कभी कभी सर क्या होता है, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दे देती है। अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दे देती है तो उस केस में सर अगर सब्सिडरी कंपनी कुछ भी पे नहीं करती तो हम ये मान के चलते सर कि पेरेंट कंपनी ने उतना पैसा उसमें क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। तो इनिशियली जो एंट्री करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी, तो आप एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू आपका आ जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी अकाउंट, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट वे से सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन हम जब तक इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन को अपडेट नहीं करता तो उसी सॉल्यूशन को रेफर करेंगे। हालांकि अगर आप इंडेक्स 109 को रेफर करेंगे तो सॉल्यूशन में हल्की सी प्रेजेंटेशन अलग आ जाएगी। हालांकि इस क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा साहब कि मैं आपको वो कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा जिसके हिसाब से सर इसका रियल आंसर होना चाहिए, लेकिन हम इंस्टीट्यूट के आंसर को ही फॉलो करें, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताता हूं कि जब आप ना फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं ना, मतलब सब्सिक्वेंटली वैल्यू निकालते हैं, लॉस अलाउंस और फेयर वैल्यू ऑफ द जो रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश, मतलब जो रिमेनिंग सेविंग है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें जो हायर अमाउंट लेते हैं, हालांकि वहां पे एक टेक्निकल लैंग्वेज लिखी गई है, ठीक है। उस टेक्निकल लैंग्वेज का मीनिंग यही निकल के आएगा, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, टेक 30 सेकंड, आराम से पढ़िए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी बातें मैंने अभी आपको बोली हैं ये सारी बातें मैं इस क्वेश्चन में भी साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, रिवाइज कराऊंगा। देखिए क्या लिखते हैं, ऑन 1 अप्रैल X1 सन लिमिटेड गारंटी ए 10 लाख लोन ऑफ सब्सिडरी मून लिमिटेड विच बैंक SDDK हैज प्रोवाइडेड टू मून लिमिटेड फॉर 3 ईयर एट 8%, ठीक है। सर सब्सिडरी कंपनी को पेरेंट कंपनी ने, मतलब सब्सिडरी कंपनी के बिहाफ पे पेरेंट कंपनी ने क्या किया, बैंक को गारंटी दी है और 10 लाख का लोन सब्सिडरी कंपनी को बैंक ने दिया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। इंटरेस्ट पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर एंड द प्रिंसिपल इज रीपेड एट द एंड ऑफ द लोन टर्म, ठीक है। वो ये कह रहा है सर आप इंटरेस्ट एनुअली पे करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल की पेमेंट है वो लोन टर्म के बाद पे करेंगे, ठीक है। आगे, इफ सन लिमिटेड हैड नॉट इशूड ए गारंटी बैंक STDK would have charged Moon Limited an interest rate of 11%। ओके, वो ये कह रहा है सर कि अगर पेरेंट कंपनी गारंटी नहीं देती तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 11% होता। सन लिमिटेड डज नॉट चार्ज मून लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग द गारंटी। देखिए अगर मान लो यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी की जगह कोई और कंपनी होती तो हम उससे पैसे लेते तो हम बैंक अकाउंट डेबिट इनिशियल डेट पे क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी रिकॉर्ड करते, फाइनेंशियल लायबिलिटी गारंटी, ठीक है। सर ये फाइनेंशियल गारंटी जो होती है ये फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि सर यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है, और जहां पे सर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है, इट्स नॉट एनी स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन सर, इट्स नॉट एनी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन सर, ये क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगर है तो सर आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी के डेफिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। अब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सर एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिहाफ पे गारंटी देती है तो फाइनेंशियल गारंटी कहलाता है, ठीक। फिर मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे सर, जो भी सेविंग होगी, कितनी सेविंग है सर यहाँ पे, सर अगले 3 साल तक 30,000 की। सर कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ तो कहीं लिखा नहीं हुआ। देखिए अगर गारंटी नहीं देते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता, 11%। गारंटी देने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%, तो 3% की सेविंग आ गई, हाँ जी। और लोन कितना सर, 10 लाख का। तो अगले 3 साल में सर हर साल 30,000 की बचत है। तो अगर हम इसकी पीवी निकालते हैं, ये आपका ईयर है 1 अप्रैल X1 से स्टार्ट होता है, तो 31 मार्च X2 तक ये सेविंग आ गई, X3 तक ये सेविंग आ गई, और X4 तक ये सेविंग आ गई, ठीक है। तो सर अगर हम डिस्काउंट फैक्टर की बात करें तो मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे सर 8% आएगा या 11% आएगा। देखिए जिस कंपनी ने लोन लिया उसकी क्रेडिट वर्थनेस के हिसाब से सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सर हम भी तो उसी के बिहाफ पे गारंटी दे रहे हैं, तो अगर मान लो उसने पे नहीं किया तो हमें पे करना पड़ेगा। तो सर जिस कंपनी को लोन मिलना है, मतलब लोन जिस कंपनी ने लिया है उसकी क्रेडिट वर्थनेस के हिसाब से सर मार्केट रेट क्या है 11%, तो हम क्या करेंगे सर 11% ही डिस्काउंट फैक्टर कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड,
तो 1 डिवाइड बाई 1.1 0.901। हालांकि आप एनवटी फैक्टर ले सकते हैं, एनवटी फैक्टर ले लेते हैं जी सर, वो बेटर रहेगा। तो 0.901, 0.812, 0.731। यह आ जाएगा सर आपका 2.444 आ गया। ठीक है सर, तो आप इनिशियली कितने अमाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे इंटू 30,000 सर 73320। तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी गारंटी। ठीक है, फाइनेंशियल गारंटी ब्रैकेट में लायबिलिटी लिख लेंगे, फाइनेंशियल गारंटी ब्रैकेट में फाइनेंशियल लायबिलिटी लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन हमें बैंक तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब ये मान के चलेंगे साहब कि हमने सब्सिडरी में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी अकाउंट आ गया कितने से 73320। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया। हाँ जी, ऑन 31st March देयर इज 1% प्रोबेबिलिटी दैट मून लिमिटेड मे डिफॉल्ट ऑन द लोन इन द नेक्स्ट 12 मंथ। ठीक है, तो सर आपका जो लॉस अलाउंस है, इंपेयरमेंट लॉस है, 1% आ जाएगा 12 मंथ का। तो हम क्या करेंगे 10 लाख का, अब क्या करना पड़ेगा, देखिए सर 31st March X2 को हम सर फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू निकालेंगे जो कि हायर ऑफ 2 होगा। हायर ऑफ 2 में सर ए क्या आएगा आपका, ए आएगा आपका लॉस अलाउंस कितने से है 10,000, और बी क्या आएगा सर, बी आएगा, अब देखिए सर आपकी जो सेविंग है वो 2 साल की बच जाएगी। हाँ जी सर, भाई 1 साल तो बीत गया, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर नहीं, अब 1 साल के बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बन जाएगा। तो जो डिस्काउंट फैक्टर आएगा 1 डिवाइड बाई 1.11 इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस। तो सर ये आपका आ जाएगा 1.713। तो जो आपकी सेविंग आई है कितनी आई है 30,000 इंटू 1.713 इक्वल टू आ जाएगा 51390। तो हायर कितना आ गया 51390। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस कितना सर, अपना ओपनिंग बैलेंस है 73320। तो हम क्या करेंगे, उतनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, एक तरीके से वो अपनी इनकम होगी। ठीक है, 73320 माइनस 51390 21930। ठीक है, और ये जैसे सर हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी टू पीएनएल अकाउंट करेंगे तो ये मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन 31st March X3 देयर इज ए 3% प्रोबेबिलिटी दैट मून लिमिटेड विल डिफॉल्ट इन द लोन। अब सर जो लोन के डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी वो 3% होगी है, तो लॉस अलाउंस कितने से आ गया आपका 30,000। ठीक है, may default on the loan in the next 12 months. If Moon Limited default on the loan, Sun Limited does not expect to recover any amount from Moon Limited. ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर आपने बताना फाइनेंशियल गारंटी का इंड AS 109 के अकॉर्डिंग टिल 31st March X3। आइए 31st March X3 की अगर हम बात करें तो लॉस अलाउंस आपका कितने से आएगा 30,000 से। ठीक है, और आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी सर रिमेनिंग आपकी सेविंग इन कैश फ्लो वो 30,000 इंटू आ जाएगा 0.901। तो 30,000 इंटू आएगा 0.901 27030। तो हायर क्या आ गया सर, हायर आ गया अपना 30,000। तो जो डिफरेंस है इन दोनों का ये सर आप पीएनएल अकाउंट में क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे 21390 से। ठीक है, आइए अब मेरे को दो बातें एक्सप्लेन करनी। एक तो बात ये एक्सप्लेन करनी साहब कि इंस्टीट्यूट ने आंसर दे रखा है वो कैसे दे रखा है, सेकंड हमें वही आंसर फॉलो करना है। ठीक है, एंड सेकंड बात ये डिस्कस करनी साहब, अगर आप ना फाइनेंशियल गारंटी में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या लैंग्वेज देखेंगे ना हायर ऑफ 2 में एक लॉस अलाउंस और सेकंड में थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है, उसको हमने आसान भाषा में बता दिया। हालांकि उसी लैंग्वेज के हिसाब से मैं आपको इस क्वेश्चन को टैली करा दूंगा, क्रॉस करा दूंगा। ठीक है, आइए एक बार इसका आंसर रेफर कर लेते हैं। देखिए बारीकी से चलेंगे, पहले मोटे तौर पर देख लेते हैं। इनिशियली हमने ऐसे रिकॉर्ड किया, हाँ जी ये देखिए सर ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हो सकता है, हमारा 21930 था। ठीक है, और लास्ट है 21385 अपना कितना था 21395, वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे 21930 था 21935। ठीक, इंस्टीट्यूट ने सर पता क्या किया है, एक तो छोटी सी गड़बड़ी ये कर दी साहब कि जो सब्सिक्वेंट वैल्यू निकाली है ना, और वो सब्सिक्वेंट वैल्यू सर एक्चुअली क्या होता है जो रिमेनिंग सेविंग है ना उसकी पीवी निकलती है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने पता क्या किया एमोटाइज कॉस्ट टेबल बनाती है, और एमोटाइज कॉस्ट टेबल सर फाइनेंशियल लायबिलिटी पर लग ही नहीं सकती। क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो फेयर वैल्यू के हिसाब से सर मेजर होती है। ठीक है, तो एक तो सर यहाँ पे इन्होंने क्या किया देखिए
भाई ओपनिंग बैलेंस ले लिया इनिशियल डेट पे, ये इंटरेस्ट ले लिया, ये बेनिफिट प्रोवाइडेड आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और फिर सर अगले साल की सर जो वैल्यू निकाली, मतलब ये आपका ईयर 1 के एंड में आ गया और ये सेकंड ईयर के एंड में आ गया, ठीक है। सर वैसे हम आपसे पूछ रहे हैं थर्ड ईयर में क्या होगा। थर्ड ईयर में अगर सब्सिडरी कंपनी लोन की रीपेमेंट कर दी होगी तो फाइनेंशियल गारंटी खत्म हो जाएगी, जो रिमेनिंग आपकी वैल्यू है सर उसे आप P&L अकाउंट में एज इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। सर फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो लॉस अलाउंस सर जीरो आ रहा होगा, हाँ जी सर। रिमेनिंग सेविंग की वैल्यू जीरो आ रही होगी। अब क्लोजिंग सर जो बैलेंस आएगा 31 मार्च X4 को जीरो आ रहा होगा, और जो सर आपका कैरिंग अमाउंट अभी चल रहा होगा उसको आप क्या करेंगे, वो आई थिंक आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट, मतलब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन सर आपका 30,000 आ गया था रिवाइज कैरिंग अमाउंट किस डेट पे, 31 मार्च X3 को, इसे आप P&L अकाउंट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए एक सर छोटी सी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की गई है, आइए मैं उसको भी क्रॉस करा देता हूँ कि वो वही लिखा साहब जो मैंने एक तरीके से आपको कराया। 31 मार्च X2 पे आइए, एक बार पढ़िए इसको, 10-20 सेकंड लेके इसको पढ़िए, फिर मैं इसको रीड करा के फिर इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको। देखिए क्या लिख रहा है, सब्सिक्वेंटली एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड फाइनेंशियल गारंटी इज मेजर्ड एट हायर ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस अलाउंस, ठीक है, एंड द अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड लेस क्यूमुलेटिव एमोर्टाइजेशन वेयर एप्रोप्रिएट। अब सर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इन्होंने क्या किया, इसी को लैंग्वेज फॉर्म में बना के दिखा दिया है और इसी की फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दी। टेक्निकली अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो वर्ड होता है वो ये लिखा होता है, द अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड लेस इनकम रिकॉर्डेड एज पर इंड AS 115। हालांकि मैं उस तरीके से भी इसको क्रॉस टैली करा सकता हूँ, लेकिन वो बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए, और इतने से जब आपका काम चल रहा है तो आपको इस हिसाब से मैनेज कर लेना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त करते हैं, आई मीन टू से इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए एंड मई 23 अटेम्प्ट एंड कमिंग अटेम्प्ट के लिए मैं बड़ी सारी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर दिस।